आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक, हीट, स्पेसिफिक हीट, डिस्प्लेसमेंट वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क एंड एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट के बारे में, उष्मा के बारे में। उष्मा क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए बाउंड्री बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो उष्मा है वो ऊर्जा का ही क्या है, एक प्रकार है जिसका कि ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री तापांतर की वजह से होता है। यदि तापांतर होगा तो उष्मांतरण होगा, यदि तापांतर नहीं होगा तो उष्मांतरण नहीं होगा। हमेशा उष्मांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होगा। हीट ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। कभी भी हीट ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं होता जब तक कि कोई बाह्य इनपुट नहीं दिया जाता। ओके, यहाँ पे हमने हीट के कुछ कन्वेंशंस लिए हैं। यदि हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ है, परिवेश से तंत्र की तरफ है, तो इसको हम पॉजिटिव हीट बोलते हैं, धनात्मक हीट बोलते हैं। और यदि हीट ट्रांसफ़र सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है, तंत्र से परिवेश की तरफ हो रहा है, तो इसको हम ऋणात्मक हीट बोलते हैं। ये कन्वेंशन अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ किसी बुक में ये नेगेटिव हो और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक हीट और विशिष्ट उष्मा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो 1 kg मास का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है और जो उष्मा देनी पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला हीट ट्रांसफ़र का Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो इकाई द्रव्यमान और 1 kg द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली उष्मा के मान को ही क्या कहते हैं हम, विशिष्ट उष्मा। तो M और डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें हम, 1 तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू C। और यही डेफिनेशन भी कहती है कि 1 kg द्रव्यमान का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो उष्मा देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ओके, सॉलिड और ठोस में जो विशिष्ट उष्मा होती है वो एक ही होती है, और जो लिक्विड और द्रव होते हैं उनमें विशिष्ट उष्मा का मान एक ही होता है। लेकिन गैस के अंदर 2 विशिष्ट उष्मा होती है। एक स्थिर दाब पे विशिष्ट उष्मा होती है जिसको हम CP बोलते हैं, और एक होती है स्थिर आयतन पे जिसको हम क्या बोलते हैं, CV बोलते हैं। और हमेशा CP का जो मान होता है वो CV से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, समझते हैं कैसे CP का मान CV से ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक बॉक्स है और एक वेसल है जो कि बंद है चारों तरफ से। इसके अंदर एक गैस है और उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है बर्नर से। ठीक है, तो क्योंकि बॉक्स क्या है, बंद है, तो गैस के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा गर्म करने से, हीटिंग करने से। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट और वॉल्यूम पे हीटिंग और स्थिर आयतन पे क्या हो गया, हीटिंग हो गई इसको। ठीक है, तो जब हम इसको उष्मांतरण करेंगे और उष्मा देंगे तो इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसकी जो उष्मा है केवल क्या करेगी, ताप बढ़ाएगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो उष्मा है वो केवल एक ही कार्य कर रही है, ताप बढ़ा रही है। लेकिन जब हम गैस को स्थिर दाब पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे गैस भरी हुई है। इनिशियल कंडीशन में इस गैस का जो दाब है वो P1 है और जो आयतन है वो क्या है, V1 है। अब इसको हम उष्मा दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं बर्नर की मदद से। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये गर्म होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। जैसे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा ये इस पर फोर्स बढ़ेगा पिस्टन पे, पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो गैस है वो क्या होगी, प्रसारित होगी। तो इसका मतलब इस गैस का क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और आयतन बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम हीटिंग कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो उष्मा है वो 2 काम कर रही है। एक तो क्या कर रही है, इसको प्रसारित कर रही है, तो प्रसारित कर रही है इस गैस को, तो यहाँ पे उस प्रसार की वजह से क्या मिलेगा, हमें कार्य मिलेगा। दूसरा क्या करी, इसका तापमान बढ़ा रही है। तो इसका मतलब जो उष्मा हमने दी वो 2 काम कर रही है।
दो भागों में विभाजित हो जा रही है। एक तो क्या कर रही है, वो इस कार्य उत्पन्न कर रही है, और दूसरा क्या कर रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। ओके, यहाँ पे जो ऊष्मा दी थी वो केवल क्या कर रही थी, टेम्परेचर बढ़ा रही थी। तो 1 kg द्रव्यमान का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऊष्मा जो देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा दो भागों में विभाजित हो रही है, एक कार्य करने में, दूसरा तापमान बढ़ाने में। तो Q का मान कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कम आएगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, C होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए Q का मान ज़्यादा है, 1 kg मास का 1 kg मास का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए यहाँ पे Q ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका मतलब Cp का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और Cv का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे Q कम देना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि Cp का मान Cv से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम स्थिर दाब पे हीटिंग करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कार्य भी उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा Cp का मान Cv से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। ओके, तो यहाँ पे एक पिस्टन है, सिलेंडर है, और यहाँ पे एक क्या है, पिस्टन है, यहाँ पे एक गैस भरी हुई है। ओके, इस गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, P है, और इस प्रेशर की वजह से ये गैस इस पिस्टन पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, और हमको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इसका मतलब F इक्वल टू क्या आ गया, P मल्टीप्लाई बाई ए। तो F की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P मल्टीप्लाई बाई ए हमने रख दिया। और जो इस फोर्स की वजह से पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना विस्थापित हुआ, dx, तो मल्टीप्लाई बाई dx विस्थापन। तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया। अब यदि a और dx को देखें हम, a क्या है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और dx क्या है, विस्थापन है पिस्टन का। तो a dx क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन हो गया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, dv से। तो जो कार्य का फॉर्मूला होगा क्या होगा, p डॉट dv। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क निकाला है। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 1 से लेके कहाँ तक है, 5 पॉइंट तक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तक जो हमने वर्क फाइंड आउट किया था उसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया कि यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आयतन में परिवर्तन था वो क्या था, dv, और जो दाब था वो अप्रोक्स क्या था, कांस्टेंट ही था, थोड़ा बहुत परिवर्तन था, नेग्लिजिबल चेंज था, तो उसको हमने क्या मान लिया, p। तो p मल्टीप्लाई बाई dv क्या हो गया, ये एरिया के इक्वल हो गया। तो p मल्टीप्लाई बाई dv क्या निकाल लिया था हमने अभी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकाला था, वर्क निकाला था। इसी तरह से बाकी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, ये एरिया क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 होगा, और ये कुछ वॉल्यूम चेंज dV1 होगा। इसी तरह से यहाँ कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम। तो इन सभी से क्या कर PdV करके सभी एरियाज़ को निकाल लें। ठीक है, तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने लिए हैं सभी की वजह से कितना वर्क होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और इन सभी को योग कर दें तो टोटल 1 to 5 डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हो वो आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, सभी को ऐड कर दिया, तो टोटल वर्क आ गया। ये एडिशन का दूसरा भी तरीका हो सकता है, एलिमेंट्स को जो एरियाज़ हैं छोटे छोटे, इनको दूसरे तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, समाकलन करके भी। तो हमने PdV को क्या कर दिया, समाकलन कर दिया 1 से लेके 5 तक। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है टोटल वर्क निकालने का। ठीक है, ओके, हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे जब ये वर्क निकाला था, PdV का जो फॉर्मूला निकाला है। तो ये निकालने से पहले कुछ हमने अजम्पशंस कंसिडर किए थे। सिस्टम शुड बी क्लोज, इसका मतलब ये जो PdV का जो फॉर्मूला ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वो वर्क क्या होना चाहिए, सिस्टम की बाउंड्री को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। ये तीनों यदि कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप क्या वर्क का जो फॉर्मूला PdV है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमने वर्क के लिए कुछ कन्वेंशन लिए। यदि वर्क सिस्टम करता है परिवेश के ऊपर, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। और जब परिवेश तंत्र पे वर्क करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम नेगेटिव। दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसको क्या लेते हैं, हम नेगेटिव वर्क लेते हैं। ठीक है, ये तो कन्वेंशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 से 5, तो जो हमने वर्क निकाला डिस्प्लेसमेंट वर्क,
जब हमारा पिस्टन 1 से लेके 5 तक क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये जो हमने वर्क निकाला इस प्रोसेस के लिए, वो हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंडर जो एरिया है अप टू वॉल्यूम एक्सिस जो एरिया है वही क्या कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम का जो वर्क होता है वो एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस के क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, दैट इज नोन एज क्लोज सिस्टम वर्क फॉर एनी प्रोसेस। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा वर्क है, क्लोज सिस्टम का जो वर्क है वो किस पे निर्भर करता है, पाथ पे निर्भर करता है। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, यदि कर्व चेंज होगा तो उसके अंडर जो एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो वर्क है वो किस पे निर्भर करता है, प्रोसेस पे निर्भर करता है, और प्रोसेस का जो पाथ होता है उस पर निर्भर करता है। यहाँ से हम देख सकते हैं यदि हमारा प्रोसेस नीचे वाले प्रोसेस से होता है 1 से 2, इस पाथ से यदि हमारा प्रोसेस होगा तो हमारा जो एरिया होगा वो नीचे वाला एरिया आएगा, जो वर्क आएगा वो क्या होगा, ये इस एरिया के इक्वल होगा। और यदि हमारा प्रोसेस ऊपर वाले पाथ से होता है, क्योंकि हम जा तो 1 से 2 ही रहे, ये स्टार्टिंग जो स्टेट है वो 1 है और जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, 2। तो 1 स्टेट से चेंज होकर कहाँ जाना है आपको, 2 स्टेट। तो जाने के 2 पाथ है, 1 से 2 और ऊपर वाला 1 से 2। जब हम नीचे वाले प्रोसेस से जाते हैं 2 पॉइंट पे तो जो हमें कार्य मिलता है वो ये वाला मिलता है, और जब हम ऊपर वाले प्रोसेस से जाते हैं तो कार्य क्या मिलता है, ये वाला पार्ट जो अंदर दिखाया है इसके अंदर ये वाला एक्स्ट्रा मिलता है, ये तो मिलता ही है और साथ में ये भी मिलता है। इसका मतलब जो कार्य है वो किस पे निर्भर कर रहा है, पाथ पे निर्भर कर रहा है। यदि आप 2 पॉइंट के बीच में अलग अलग पाथ से जाते हैं तो अलग अलग कार्य आपको मिलता है। इसका मतलब कार्य किस पे निर्भर कर रहा है, प्रोसेस पे निर्भर कर रहा है और प्रोसेस के पाथ पे निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब कार्य आपका प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कभी भी पाथ पे निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक वर्क। Work shall be done by the system if the total effect outside the system is equivalent to the raising of weight, and this work shall be positive work. किसी तंत्र द्वारा कार्य करना तब कहलाता है जबकि उसका पूर्ण प्रभाव तंत्र से बाहर भार उठाए जाने में बदला जा सके। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब तंत्र के द्वारा किया हुआ वर्क उसको उसके बाहर, तंत्र के जो आउटसाइड कोई भार है उसको उठाने में बदला जा सके, तभी ये कहलाएगा कि तंत्र के द्वारा वर्क किया गया। और सिंपल वर्ड में कहें कि वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। जब तक वर्क तंत्र की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नहीं कहलाएगा कि वर्क हुआ है। ठीक है, जब तक तंत्र की बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा वर्क, तब तक वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ लें कि ये बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बैटरी से चार्ज जा रहा है, रेजिस्टेंस से क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस है। तो क्या है यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, थर्मोडाइनमिक वर्क है या नहीं, ये हम देखते हैं। ठीक है, यदि हम रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं मोटर और पुली से, और पुली से नीचे क्या लगा दिया हमने, वेट लगा दिया। अब बैटरी से चार्ज जाएगा, मोटर क्या होगी, रोटेट होगी, मोटर रोटेट होगी तो पुली रोटेट होगी, पुली रोटेट होगी तो वेट क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो यदि ये हमने सिस्टम लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जो बैटरी वर्क कर रही है वो इक्वलेंट टू क्या है, वेट उठाने के इक्वलेंट है। तो इसका मतलब जो वर्क है वो क्या कर रहा है, बाउंड्री को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और तो ये क्या होगा, यहाँ पे थर्मोडाइनमिक वर्क होगा। यदि हम सिस्टम को एक्सटेंड कर दें और पूरे पार्ट को ही क्या किया हमने, सिस्टम के अंदर ले लिया है, तो क्या यहाँ पे वर्क हुआ, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, बैटरी है, बैटरी से मोटर चल रहा है, पुली घूम रही है और क्या हो रहा है, वेट भी उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्क ने सिस्टम की बाउंड्री को क्या नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया। जब तक वर्क सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा, वर्क का स्थानांतरण नहीं होगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। U क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, और PV क्या होता है, फ्लो वर्क। तो ये दो एनर्जियों का क्या है, योग है, जिसको हमने एक नई एनर्जी से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ पे भी हमारा U प्लस PV का योग आएगा उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, H यूज़ कर लेंगे। H एक प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी एक क्या है, गुणधर्म है। थैंक यू।